हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि CIS में। मैं स्वीटी सिंह आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ पॉलिटी की क्लास को लेकर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं और प्रस्तावना में इसके पिछले लेक्चर में हम लोग समाजवाद बनाम साम्यवाद पढ़े थे और समाजवाद और साम्यवाद में क्या भिन्नता है इसे हम लोग देखने का प्रयास किए थे। आज फ्रेंड्स हम लोगों को ये पढ़ना है पंथ निरपेक्षता। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि जो हमारे आइडियल्स हैं, जिसको नहीं पता है पिछले जो लेक्चर में जाकर देख सकता है कि हम लोग संविधान में दर्शन पढ़ रहे थे और दर्शन में जो एक आइडियल थे मतलब आदर्श थी, ठीक, और दूसरा आकांक्षाएं थी। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि आइडियल्स के को बेस बनाकर ही हम लोग आकांक्षाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। और आकांक्षाओं में क्या था फ्रेंड्स? ठीक है, आकांक्षाओं में पहला प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभुता थी, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्र, पांचवा गणराज्य। ये 5 इसमें था और आकांक्षाएं में 4 थी। तो जब आकांक्षाएं पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन हम लोगों ने ये देखा था कि आकांक्षाओं के मतलब आदर्श को ही बेस बनाकर आकांक्षाओं की प्राप्ति कर सकती हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे साध्य हो गए, मतलब साधन हो गए और ये हमारे साध्य हो गए। ठीक है, तो उसी में हम लोग पहला पढ़ चुके हैं प्रभुता संपन्न और दूसरा समाजवादी भी पढ़ चुके हैं, तीसरा आज हम लोग को पढ़ना है पंथ निरपेक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्लास शुरू होने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं एक सूचना दे देती हूँ। जैसे कि हमारे प्लस के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे अनअकैडमी के जो बच्चे हैं उनका बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि मैम कब करंट कराएंगी। करंट जो मैंने बोला था उस दिन आप लोगों को कराने के लिए, उसका वीडियो अभी नहीं पड़ा है। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, वीडियो इसलिए नहीं पढ़ पाई थी बीच में। आप लोगों को मालूम है मैंने इसकी सूचना भी टेलीग्राम चैनल में और डिस्कॉर्ड पर भी ये सूचना दिया था कि हमारे जो दांत में मुंह में थोड़ा छोटा सा एक ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से मतलब टाका लगा था। तो 2 दिन हम बेड पर ही थे। आज भी अभी टाका हमारे मुंह में है, संडे को ये टाका कटेगा, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। रही करंट की बात, ये वीडियो आप लोगों को मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि ज़रूर मिलेगी। आपके सारे जो एग्ज़ाम हैं, जो स्टेट PSC के भी लोग होंगे, जो मतलब UP PCS के एग्ज़ाम होंगे, तो पता आप लोगों को पता होगा 13 जून को एक एग्ज़ाम है और 27 जून को UPSC का एग्ज़ाम है। तो उसके पहले नहीं, आप लोगों को मार्च तक, होली तक करंट की सभी वीडियो मिल जाएगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को PPT के साथ सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारे ऐसे जो कैंडिडेट हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, जो हाउसवाइफ हैं, वो बिल्कुल ही इस बात से निश्चिंत रहें। उस पर मैं कुछ और भी ज़्यादा वर्क कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो जो भी लोग परेशान होकर मैसेज कर रही थी तो उनके लिए मैं ये चीज़ बता दी हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोगों को पढ़ना है उद्देशिका के तीसरे आइडियल्स को, जिसका नाम है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है पंथ निरपेक्ष जो हमारा शब्द है, पंथ निरपेक्ष, इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था। और ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द जोड़ा गया था, हम लोगों को पता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्ष में देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट में दे भी दिया है आप लोगों की सहूलियत के लिए। लेकिन जो फ्रेंड्स पंथ निरपेक्ष होता है वो जो वैश्विक परिदृश्य में जो सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष होता है। लेकिन आप लोग जब हम अपने संविधान को पढ़ेंगे उसमें जो सेकुलर का वर्ड यूज हुआ है उसमें उसका मतलब है पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर होता है हम लोग आज उसी को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ी सी चीज़ और समझ लेते हैं। सर, कोई भी जो राज्य होता है फ्रेंड्स, कोई भी जो राज्य है वो धार्मिक अवधारणा के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे वो राज्य है तो 3 भागों में बांटा जाता है, एक निरीश्वरवादी, दूसरा ईश्वरवादी और तीसरा धर्मनिरपेक्ष। तो इसको देखते हैं कि निरीश्वरवादी राज्य किसे कहते हैं। निरीश्वरवादी राज्य उसे कहते हैं जो ईश्वर की एग्जिस्टेंस को बिल्कुल ही मानता ही ना हो, उसको एकदम नकारता हो, मतलब ईश्वरीय नाम की भी कोई चीज़ है इस चीज़ से वो इनकार करता हो।
ऐसा राज्य निरीश्वरवाद कहता है। और जो राज्य मतलब कोई भी जैसे राज्य या व्यक्ति है, अगर ईश्वर का मानेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर जो धर्म आधारित सिद्धांत होते हैं उसका संचालन में इस्तेमाल करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये अपने शासन प्रशासन में जो देश का संचालन होता है, धार्मिक आधार पर कोई भी उसके सिद्धांतों का यूज नहीं करता है। ऐसे राज्य को हम लोग क्या बोलते हैं? निरीश्वरवाद राज्य कहते हैं। ठीक। दूसरा होता है ईश्वरवादी राज्य। ईश्वरवादी राज्य में फ्रेंड्स ये होता है कि यह ईश्वरीय देश में धर्म तंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है। मतलब इसमें जो हमारे शासन और प्रशासन का संचालन होता है, जो भी व्यवस्था होती है, वो जो हमारी पवित्र पुस्तकें होती हैं, टेक्स्ट बुक होती हैं, उसके आधार पर उसका संचालन होता है। जैसे गीता, कुरान, ठीक है, बाइबल, और इनका मतलब एक धर्म होता है राज्य का। जैसे सिख राज्य, मुस्लिम राज्य, हिंदू राज्य, मतलब इस प्रकार से राज्य का अपना एक धर्म होता है, विदाउट वो नहीं होता है। इनके जो ईश्वर में जो है सत्ता में जो पूरी तरह से विश्वास भी होता है, और यह अपने देश की राजनीति में भी ईश्वरीय जो बुक्स होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल लोग करते हैं। इनको बिल्कुल ईश्वरीय राज्य कहते हैं। तीसरा एक होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है फ्रेंड्स, ईश्वर की सत्ता में तो विश्वास रखता है ऐसा जो राज्य है। राज्य का मतलब यहाँ स्टेट से है। स्टेट से मतलब प्रांत आप लोग मत समझिएगा, देश से मतलब है। अब देश का मतलब कभी फ्रेंड्स देश नहीं होता है, स्टेट नहीं होता है। मतलब जो हम लोग देखते हैं नेशन नहीं होता है, राज्य ही होता है। ठीक है, जैसे आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो राष्ट्र राज्य की जब संकल्पना पढ़ेंगे तब इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे जैसे कोई भी ऐसा जो राष्ट्र है या राज्य है ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखता है, लेकिन देश की राज्य व्यवस्था के संचालन में धर्म से संबंधित बिंदुओं अथवा सिद्धांतों का इस्तेमाल नहीं करता है। इसी को देखिए धर्मनिरपेक्ष कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे ऐसा ये राज्य जो है, देश है, ये नहीं मानेगा कि कोई मतलब ईश्वर नामक कोई चीज़ नहीं है। ईश्वर तो है, और ना ही किसी भी उपासना करने पर, पूजा करने पर कोई पाबंदी भी नहीं लगा। कोई भी पर्सनल अपने व्यक्तिगत तौर पर कोई भी धर्म इंसान मान सकता है, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। राज्य का अपना कोई, ये सभी धर्मों को प्रश्रय देता है। इसलिए आप लोग देखेंगे जो भी धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं उसमें तमाम प्रकार के धर्म फलीभूत होते रहते हैं। उसमें किसी को आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट को बोलेंगे कि भाई मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, वो बोलेगा ठीक है, ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा हम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, अगेन स्टेट को कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ईश्वर के एग्जिस्टेंस को ये एक्सेप्ट करता है, लेकिन राजनीति में कोई भी धर्म नहीं होता है। राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं है। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। निरीश्वरवादी और धर्मनिरपेक्ष में एक ही बात का डिफरेंट है कि वो ईश्वर को मानता ही नहीं है और ये ईश्वर को मानता है। दूसरी बात, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी अपने जो राज्य व्यवस्था है उसके संचालन में कोई भी धार्मिक संबंधित सिद्धांतों या वैल्यूज का उपयोग नहीं करता है, और निरीश्वरवादी तो करेगा ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन है इनकी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के राज्य होते हैं जो भी हम लोगों ने अभी समझा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करेंगे, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, जैसे इंडियन ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है, और वेस्टर्न ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म। जैसे जो एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसीलिए मुझे इसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप देखेंगे 2019 IAS मेंस में क्वेश्चन पूछा था 2019 में कि फ्रांस को भारतीय पंथ निरपेक्षता से क्या सीख लेनी चाहिए। तो ऐसा क्या है भारतीय पंथ निरपेक्षता में जिससे कि ऐसा क्वेश्चन बन गया कि पश्चिमी देश को ऐसे, मतलब सिर्फ फ्रांस की बात नहीं हो रही है, बहुत ऐसे देशों में है जो धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ से सीखने की ज़रूरत है। तो ये समझिए कि आपने भारतीय जो है भारत देश की एक बहुत बड़ी जीत है अगर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में बनने लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म और वेस्टर्न ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म, इसमें हम लोग अंतर देखते हैं। उसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा। इस PPT को मैं भी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए समझने पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, बाद में भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए धर्मों के साथ साथ जो इंडियन है, पहले हम वेस्टर्न को समझते हैं।
वेस्टर्न में क्या है, धर्मों के आधार पर तटस्थता का अनुपालन किया जाता है, मतलब कोई भी धर्म को प्रश्रय नहीं दिया जाता है, मतलब राज्य का अपना यहाँ भी कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन आप यही चीज को भारत में देखिए, धर्मों के साथ साथ उनसे संबंधित विभिन्न पंथों, मतलब विभिन्न पंथ, यहाँ पंथों है फ्रेंड्स, गलत टाइप हो गया है, पंथों के आधार पर भी तटस्थता का अनुपालन किया जाता है। अब देखिए इनसे एक कदम आगे हैं हमारे इंडियंस। जैसे आप देखेंगे यहाँ सिर्फ धर्म के आधार पर तटस्थता बरती गई है, तो ये धर्म के आधार पर यहाँ पे भारत में तटस्थ तो है ही, लेकिन धर्म के इसके आगे भी पंथ के आधार पर भी तटस्थ है, यहाँ का तटस्थता का अनुपालन किया जाता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, आप सोचिए जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था और हमारे जो संविधान निर्मात्री लोग थे कितने ज़्यादा दूरदर्शी थे और कितने वो लोग विशेषज्ञ थे। ये जब आप लोग अच्छे से संविधान को पढ़ेंगे तब उनकी विशेषज्ञता का आप लोगों को भान होगा, क्योंकि उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे कितने आगे की बातें सोचकर उन लोगों ने संविधान का निर्माण किया है। हमारा संविधान कितना प्रासंगिक उन लोगों ने बनाया है। जैसे इसका ये मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे धर्म के आधार पर तटस्थ है और हमारे जो भारत में धर्म के साथ साथ पंथ के भी आधार पर। तो देखिए जैसे हमारे जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, किसी मान लीजिए हिंदू एक धर्म है, तो बोलेगा कि हिंदू को क्या करेगा, हिंदू धर्म को एक मुद्दा बनाकर मान लीजिए चुनाव लड़ रहा है और इसी के बल पर राजनीति में जा रहा है, तो वो तो कहेगा कि हम हिंदू धर्म को कोई बात नहीं है, हम हिंदू धर्म को अपने शासन में इसका संचालन नहीं करेंगे, इसकी जो सिद्धांत है। लेकिन आपको पता है जैसे हिंदू धर्म है कि इसकी शाखाएं भी बहुत हैं, शैव है, बौद्ध है, वैष्णव, जैन, ये लोग हैं, तो कहेगा कि हम वैष्णव धर्म के जो उसके वैल्यूज है उसका जो है इसमें संचालन करेंगे, उस चीज़ को यहाँ पे लाएंगे। तो ये क्या हो गए, पंथ है ना, अलग अलग पंथ हो गए और हिंदू धर्म का नहीं करेंगे। तो सोचिए ये लोग कितना वहीं से इतनी इस चीज़ पर विचार कर लिए कि ऐसा भी चीज़ें आ सकती हैं और ये क्या होगी, यह हमारे संविधान में लिखा गया है इसलिए कि यह हमारे देश को विखंडित कर देगी। ये जाति धर्म के नाम पर हमारा देश का विखंडन ना हो, इसलिए एक लाइन इसमें और जोड़ दिया गया कि धर्म के साथ साथ पंथ की भी तटस्थता होनी चाहिए। दूसरी बात आप देखेंगे, जो पश्चिमी जगत के लोग हैं वो बिल्कुल ही व्यवहारिक हैं। यहाँ किसी भी किसी की भी धार्मिक भावना यदि आहत हो रही है तो उसका ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप अपने भारत में देखेंगे, हमारे यहाँ धार्मिक भावना को थोड़ा इमोशनल प्रवृत्ति का है, मतलब उदार है, हमारा जो संविधान में उदारता दिखाई गई है। इसकी सबसे बड़ी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ी आप लोगों को इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन की पटरी है, आप भारत में कई जगह देखे होंगे, जा रहे कहीं कहीं देखते हैं आप यूं ऐसे मुड़ गई है एकदम, क्यों? अगर मान लीजिए इस जगह पे कोई मस्जिद है या कोई छोटा सा मंदिर है, तो इस मस्जिद या मंदिर को नहीं तोड़ा जाता है, इससे लोगों की भावनाएं आहत होंगी। इनकी भावनाओं को बचाने के लिए ट्रेन की पटरियों तक को मोड़ दिया जाता है। लेकिन ये आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाएंगे तो बिल्कुल ही इसको सीधे लेके निकाल दिया जाएगा, चाहे मंदिर टूटे चाहे मस्जिद टूटे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोगों की भावनाओं पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल रूड व्यवहार अपनाता है और हमारे यहाँ लिबरल व्यवहार अपनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रेंड्स कि फ्रांस को भारतीय पंथ निरपेक्षता से क्या सीख लेनी चाहिए, तो 2019 का अगर आप लोग ज्वलंत मुद्दा देखेंगे तो फ्रांस में जो होते हैं लोग कंघा, कृपाण, जो है कृपाण, कंघा, कड़ा, ये सब पे रोक लगा दिया गया था पहनने के लिए, ठीक है। तो इसी के आधार बनाकर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ से क्या सीखना चाहिए फ्रांस को। यहाँ की जो उदारता है, थोड़ा लोगों के बारे में ही ख्याल करना चाहिए, उनके धार्मिक रूप से कोई भी आहत ना हो। जैसे देखेंगे कभी बुर्का पहनने पर रोक लगा दी जाएगी, कभी टोपी पहनने पर रोक लगा दी जाती है, कभी कुछ भी रोक लगा दिया जाता है। लेकिन आप लोगों को देखेंगे हमारे भारत देश में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात है आपको बता दूं मैं, जो यहाँ तक कि जो आर्मी वाले लोग होते हैं वहाँ पे अलग अलग जो धर्म के लोग होते हैं, जैसे हिंदू के लिए पुजारियों की भर्ती होती है, मुस्लिम लोगों के लिए जो उनके मुस्लिम लोगों का जो पूजा लोग करवाते हैं, मौलवी,
ऐसे लोगों की भी भर्ती होती है, स्पेशली इन लोगों की भर्ती निकलती है। चर्च में लोग जो पादरी होते हैं उनकी भी भर्ती निकलती है। मतलब हर धर्मों के लिए, आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ हिंदू की बात कर रही हूँ, हर धर्मों के लिए वहाँ की वैकेंसी निकलती है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। आप देखेंगे जैसे कुंभ है, देखेंगे स्पेशली कुंभ क्या है, कुंभ भाई हिंदू धर्म का त्यौहार माना जाएगा, लेकिन इसमें देखिए सरकार कितनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, कितनी वहाँ पे व्यवस्था करवाई जाती है कि लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि अलग देश में अपनी एक पहचान बनाती है कि उन लोगों को ये दिखाना होता है कि हम लोग किस प्रकार से अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृतियों को कितना सम्मान करते हैं, किससे जीवित रखते हैं। फिर देखते हैं कि जैसे हज यात्रा होती है, हज यात्री होते हैं जो लोग हैं, उनके लिए भी सरकार बहुत ज़्यादा बंदोबस्त करती है, सब कुछ। मतलब सरकार आपको अपने निजी धर्मों में प्रश्रय देती है, आपको इसकी आज़ादी देती है कि आप लोग कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सिर्फ अपना राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि भारत की पंथ निरपेक्षता से फ्रांस को क्या सीख लेनी चाहिए। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से लिख लेंगे। अब बाकी आप अगर फैक्ट डालकर प्रूव करना चाहें तो फैक्ट डालकर प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में है, जैसे 25, 26, 27, 28, ठीक है, मौलिक जो अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार में 25 से 28 अनुच्छेद में तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार में इसका पूरा बखूबी अधिकार दिया गया है आप लोगों को। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम मौलिक अधिकार को ही निकाल दें अपने संविधान से तो हमारा संविधान बिल्कुल अलोकतांत्रिक हो जाएगा। लोकतंत्र होने के लिए नागरिकों को अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही रहा, भारत के लोगों में धार्मिक भावना का सम्मान किया जाता है। ये मैंने पॉइंट दे दिया है, 3 पॉइंट मेन इतना है, बाकी मैंने समझा दिया। आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यही रही धर्म और धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में अंतर। फ्रेंड्स हम लोग 3 आइडियल्स को देख लिए हैं। वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स कि हम लोग इसको भी देख लें। जैसे यहाँ भी देखिए, विभिन्न समुदायों की आवश्यकता पड़ने पर उसकी मदद हो जाती है। वही है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अनुच्छेद 25 से 28 यही चीज़ है, और पश्चिमी जगत में ये चीज़ होता है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा दिया। उसके बाद फ्रेंड्स चौथा जो हमारा आता है, लोकतंत्र आता है। ठीक है, लोकतंत्र आता है। जो चौथा आदर्श है वो क्या है? लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक। तो इसमें देखिए लोकतंत्र किसे कहेंगे, मतलब कुछ तो ऐसे शर्त होंगी कि जो वो शर्तें उस देश में हो तभी उसको लोकतंत्र हम लोग मान सकते हैं। तो जैसे कोई भी देखिए राज्य है, ठीक है, जिस राज्य में संविधानवाद की अवधारणा हो। किसकी अवधारणा? संविधानवाद। अब मैं संविधानवाद आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि संविधानवाद ऑलरेडी मैंने जो पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है उसी में मैंने संविधानवाद आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है। उस जो भी स्टूडेंट्स अगर नहीं वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। जिस देश में संविधानवाद की अवधारणा हो, विधि के शासन की संकल्पना हो, ठीक, दूसरी बात सामाजिक न्याय हो, लैंगिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, कहते हैं ना तटस्थ न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी हो, तटस्थ नौकरशाही हो, और स्वतंत्र न्यायपालिका हो, और लोगों के लिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। वाक प्लस अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता हो। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी के बल पर राजनीति फलती फूलती है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, और बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था हो। तो ये देखिए इतनी सारी शर्तें जिस देश में होंगी फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ रिपीट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत करीब है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग शॉर्टकट में पढ़ें। और दूसरी बात, जो चीज़ें एक बार पढ़ा दी गई हैं उसे रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग वहाँ से जाकर इससे पूरी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये भी बोल रही हूँ कि इतनी सारी जितना पॉइंट मैंने बताया, इतनी चीज़ें जिस देश में होगी वहीं पर क्या होगा? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित हो सकेगा। ठीक है, इस सब अवधारणाओं के बल पर, और वही उसी को क्या कहेंगे? वही लोकतंत्र होगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा फ्रेंड्स
अगर भारत के संविधान से मौलिक अधिकारों के भाग को निकाल दिया जाए तो देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। तर्क सहित उत्तर कीजिए। इसका 200 वर्ड में 6 मिनट में आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन यही, मतलब उत्तर सेम रहेगा। एक और क्वेश्चन होता है कि भारतीय संविधान से अलग, अगर जैसे आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे संविधान का भाग जो 3 है, ठीक, भाग 3 है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। इसे भाग कौन सा? 3 आप लोगों को पता है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे मौलिक अधिकार है तो एक तो आर्टिकल कितना 19 से 22 होता है। अगर इसमें भी आप लोग स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा करना चाहेंगे तो अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 ही क्या है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लोकतंत्र का मूल आधार यही है। देखिए, अगर आप अपनी बातें कहीं रख नहीं सकते हैं, कहीं कह नहीं सकते हैं, तो फिर कैसी आज़ादी और कैसी स्वतंत्रता है? ठीक है, तो जैसे जो लोकतंत्र का बिल्कुल आधार है उसे अनुच्छेद 19 डिनोट करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन इसीलिए बन सकता है कि अगर भारतीय संविधान से अनुच्छेद 19 को ही हटा दिया जाए तो देश के लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं या कितना सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दें। तो फ्रेंड्स, जो भी 2 आंसर है आप लोग, मैं सोच रही हूँ कि इस दोनों क्वेश्चन को लिख दूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर लिखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आने वाली परीक्षाओं में कभी ना कभी ज़रूर पूछा जाएगा। और मुझे लगता है जितना मैंने समझाया आप लोग उसे लिख देंगे। अगर भारत के संविधान से, अगर भारत के, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सब लिख रही हूँ मैं, से मौलिक अधिकारों के भाग को, मतलब भाग 3 की बात हो रही है यहाँ, निकाल दिया जाए। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में भी डाला था, आप लोगों ने पता नहीं लिखा कि नहीं। निकाल दिया जाए तो देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। तो भाव वही है, आप लोग जैसे भी कर सकते हैं, देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। एक तो क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा फ्रेंड्स बस वही है कि अनुच्छेद अगर 19 को निकाल दिया जाए संविधान के, भारतीय संविधान से अनुच्छेद 19 को अगर हटा दिया जाए, अगर हटा दिया जाए तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम में मैंने क्वेश्चन डाला है फ्रेंड्स, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहती बहुत बड़ी हो। खत्म हो जाएगा और आप लोगों को 200 वर्ड में लिखना है, ठीक है, और टाइम लिमिट लगा के सिर्फ 6 मिनट, इतना ही परीक्षा में आपको टाइम मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। तो ये मतलब है, आप लोग ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों लिखने का प्रयास कीजिएगा। नहीं लिख सकते हैं तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, मुझे लगता है लिखने में ही आपका रिवीजन हो जाएगा। इतना टाइम नहीं होता है कि प्रीलिम्स देना है तो इतना नहीं लिख सकते हैं। लिखेंगे तो ये आपका तैयार भी तो होगा, आपको यहाँ से पीटी में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि यूपीएससी और यूपीपीएससी में, यूपीपीएससी भी बिल्कुल फॉलो करने लगा है यूपीएससी को, तो वहाँ से भी एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसे भागिए नहीं, इसे जूझना सीखिए और लिखिए इसको। बाकी आगे एक जैसे हम लोगों ने देख लिया संप्रभु, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, अभी हम लोगों ने पढ़ा लोकतंत्र। 5वां फ्रेंड्स लास्ट है गणतंत्र, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बने थे फ्रेंड्स। बना था कि उद्देशिका में निहित गणराज्य के बारे में उसके विशेषणों सहित व्याख्या कीजिए।
ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही लिख देती हूँ ताकि मैं जब हम लोग पढ़ें तो आप लोगों को समझ में आया कि मतलब उद्देशिका में निहित, उद्देशिका में निहित, ये भी क्वेश्चन मैंने शायद लिख कर भी डाल दिया है मैंने मॉडल आंसर। आप लोग देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं मुझे नहीं पता, जो देखेगा उसका होगा सिलेक्शन। गणराज्य के बारे में, गणराज्य के बारे में उसके विशेषणों सहित, उसके विशेषणों सहित, उसके विशेषणों सहित व्याख्या करें। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है जो अनअकैडमी लर्नर है, और इसका आंसर भी शायद लिखकर डाल दिया है क्योंकि मुझे याद आ रहा है, इसका आंसर भी लिखकर मैंने डाल दिया है। आप लोग नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिएगा और अपने आप इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे आप लोगों को गणराज्य समझा दे रही हूँ कि गणराज्य क्या होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, पीटी में भी क्वेश्चन बनते हैं, अब बहुत बार बने हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल कीजिए और आपको मिलेंगे क्वेश्चन। मेंस में तो बने ही हैं, पीटी में भी बहुत गणराज्य से क्वेश्चन बनता है कि गणराज्य किसे कहते हैं, गणतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, गणतंत्र की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, राज्य जो होता है, कोई भी जो राज्य अपने संवैधानिक प्रमुख के आधार पर दो प्रकार का होता है। ठीक, दो प्रकार का होता है। वो कौन सा प्रकार है? एक राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, दूसरा गणतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक। ठीक, एक ये होता है। राज्यतंत्र का मतलब ये होता है, राज्यतंत्र जो होता है, जिस देश का संवैधानिक जो प्रमुख है वंशानुगत होता है। यही इसकी की पॉइंट है, वंशानुगत होना चाहिए। वंशानुगत जैसे पहले मतलब पिता हुआ, फिर पुत्र हुआ, फिर पुत्र का पुत्र, मतलब इस प्रकार से वंशानुगत हो, वहाँ पे राज्यतंत्र होगा। ठीक, और गणतंत्र में क्या होगा? यहाँ संवैधानिक जो प्रमुख हो वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत, यहाँ पे वंशानुगत होगा, यहाँ पे वंशानुगत नहीं होगा। तो वंशानुगत नहीं होगा तो क्या होगा? निर्वाचित होगा, वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष द्वारा। क्या होगा? निर्वाचित होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर संवैधानिक प्रमुख का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, जैसे जब तक बेटा जिएगा, जब तक पिताजी जिंदा रहेंगे, पिताजी राजा रहेंगे, पिताजी के मरने के बाद फिर पुत्र राजा बन जाएंगे, तक निश्चित कार्यकाल कहाँ हुआ? कोई कार्यकाल नहीं होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जनता द्वारा निर्वाचित है तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे एक निश्चित कार्यकाल होता है। अब देखते हैं हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? निश्चित कार्यकाल होता है। बस यही दो अंतर होता है और कोई भी अंतर नहीं होता। और ये चीज़ जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात है तो देखेंगे भारत में संविधान का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संविधान का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। और यहाँ पे इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का हुआ। यही बात आप यूएसए में देखेंगे, यहाँ भी राष्ट्रपति होता है लेकिन इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन लोगों का कार्यकाल निश्चित होते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है गणराज्य वाला, उसको जरूर लिखिएगा और देखिए उसको 250 वर्ड में आप लोग लिखिएगा, 250 वर्ड, क्योंकि बहुत लिख सकते हैं आपको। उसमें सोचिए संप्रभुता संपन्न के बारे में लिखना है, गणराज्य के बारे में लिखना है, समाजवादी के बारे में लिखना है, पंथ निरपेक्ष के बारे में लिखना है, लोकतंत्र के निरपेक्ष, तो बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, आप लोगों को बहुत काटना छाटना पड़ेगा। तो उसे लिखिएगा और वो क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोगों का दोनों में बहुत ज़्यादा ही मदद होगा, मतलब प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी और उसमें भी, मेंस में तो आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़ होती है फ्रेंड्स, हम लोगों ने जैसे आदर्श पढ़े थे, यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को समझा देना चाहती हूँ। चलिए इसको यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। बाकी आगे से हम लोग थोड़ा सा बस आकांक्षा बची थी, लेकिन चलिए उसको कब किसी वीडियो में देख लेंगे। आगे से हम लोग भारत और उसके राज्य क्षेत्र को पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इसको।